गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो इसको पढ़ने से पहले इसमें हम जान लेंगे कि आज के इस यूनिट में नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो इसमें हम एग्रीमेंट के बारे में जानेंगे, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, और इसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है उसको जानेंगे, और कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इसको जानेंगे, और एक्सेप्टेंस एंड प्रपोजल के बारे में समझेंगे, और उसके कम्युनिकेशन और रिवोकेशन के बारे में समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके हम इन सारी चीज़ों को समझते हैं। आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक फ्लो चार्ट दिया गया है जिसमें बताया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट और उसके एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, और टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है। तो एलिमेंट में एग्रीमेंट और इन्फोर्सबिलिटी बताया गया है, और एग्रीमेंट के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है, ऑफ़र और एक्सेप्टेंस ज़रूरी होता है। और इसमें बताया गया है कि लीगल रूल ऑफ द वैलिड ऑफ़र क्या पढ़ेंगे हम लोग, इसमें काइंड ऑफ ऑफ़र पढ़ेंगे, इसेंशियल ऑफ प्रपोजल पढ़ेंगे। प्रपोजल और ऑफ़र लगभग सेम थिंग होती है। और कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र पढ़ेंगे। और इसी तरीके से एक्सेप्टेंस में भी लीगल रूल ऑफ द वैलिड एक्सेप्टेंस पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके हम इसको स्टार्ट करते हैं और बहुत जल्दी इस चैप्टर का रिवीजन करके इसको समाप्त करके हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में ये बताया गया है दोस्तों कि जैसे जैसे इकोनॉमी बूस्टअप हो रही है, जैसे जैसे मतलब एक तो ग्लोबलाइजेशन आ चुका है और मार्केट में इस तरीके का कंपटीशन क्रिएट हो गया है। तो जिसकी वजह से हमें बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट बनाने होते हैं। जो भी लोग बिजनेस करते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन, वो जो है कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे अपने बिजनेस को भी करते हैं। तो उन्हें बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने होते हैं। इसलिए लॉ में इसका होना बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ वो एक दूसरे को चीट कर सकते हैं, और जिससे इकोनॉमी को भी बहुत बड़ा लॉस होगा, और जो है कि कोई जो है लॉ पर फेथ नहीं करेगा। इसकी वजह से जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को लाया गया, और यही इसका जो है मेन रीज़न है। तो हम कह सकते हैं कि अगर आप ध्यान दें तो एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, इनयूमरेबल कॉन्ट्रैक्ट आर इंटर्ड इनटू बाय पार्टी इन ए यूजुअल कोर्स ऑफ कैरिंग ऑन देयर बिजनेस। तो कॉन्ट्रैक्ट इज द मोस्ट यूजुअल मोड ऑफ डिफाइनिंग द राइट एंड ड्यूटीज इन द बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो बिजनेसमैन क्या करते हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अपनी राइट और ड्यूटीज़ को डिफ़ाइन कर लेते हैं, और इसके तहत वो लोग अपना काम करते हैं, जिसकी वजह से इनके बीच जो है डिस्प्यूट नहीं क्रिएट होता, और कोई भी काम को टाइमली कंप्लीट कर लेते हैं ये लोग, क्योंकि ये जो है लॉ के तहत जो है बाधित हो जाते हैं ये लोग। तो बेसिकली यही होता है इंट्रोडक्शन कि क्यों लाया गया। तो यही है, और उसके बाद हम पढ़ते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। तो कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, अगर जो है स्क्रीन पर भी देखेंगे तो उसमें आराम से सब कुछ अच्छे से समझाया गया। मैं एक एक करके बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखते जाइए। तो कॉन्ट्रैक्ट का सीधी बात है कि कॉन्ट्रैक्ट का जो मेन डिफिनीशन है, जो कि हमारे लॉ में लिखा गया है, जो कि वो ऐसा है कि एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ। ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ से इन्फोर्सिएबल हो, उसे हम जो है कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो अब क्वेश्चन उठता है कि ये एग्रीमेंट क्या होता है और इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ क्या होता है। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि एग्रीमेंट होता क्या है। तो मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए दो एसेंशियल एलिमेंट होते हैं। सबसे पहले एग्रीमेंट होना ज़रूरी है, और दूसरा इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ होना ज़रूरी है। तो एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट मीन्स, अगर अगर हम लीगल डिफिनीशन की बात करें तो लीगल डिफिनीशन कहता है कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। मतलब कि ऐसा प्रॉमिस या ऐसा सेट ऑफ प्रॉमिस जो कि कंसिडरेशन क्रिएट करता है एक दूसरे के लिए, उसे हम एग्रीमेंट कहते हैं। और अगर इसका जो है मतलब प्रॉमिस को डिफ़ाइन करें कि आखिर ये प्रॉमिस क्या होता है। अब इस एग्रीमेंट में बताया गया कि ऐसा प्रॉमिस या ऐसा सेट ऑफ प्रॉमिस जो कि एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन क्रिएट करते हैं, उसे हम एग्रीमेंट कहते हैं। लेकिन अब हमें इसमें ये नहीं समझ में आएगा कि प्रॉमिस क्या होता है। तो दोस्तों, अब चलते हैं प्रॉमिस की लीगल डिफिनीशन पर। तो सेक्शन 2B में बताया गया है लॉ में कि प्रॉमिस क्या होता है। तो इसमें ये बताया गया है कि व्हेन द पर्सन टू whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted, and proposal when accepted become a promise। कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी को ऑफ़र देते हैं कि भाई क्या तुम मेरे लिए ये काम करोगे,
एक एग्जांपल लेते हैं, तो क्या क्या तुम मेरे लिए कोई ये काम करोगे, कोई स्पेसिफिक काम आप बता दीजिए। और अगर उसने ये बात को एक्सेप्ट कर लिया, तो जब इसको एक्सेप्ट कर लिया, प्रपोज़ल को जब उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो वही प्रॉमिस बन जाता है। तो अब बात उठती है कि जो है कि मतलब अगर हम इस डिफिनीशन को एनालिसिस करें, तो इसमें दिया गया है कि ध्यान से देखिए, आपको 1 2 3 4 करके देखिए दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि व्हेन द पर्सन टू whom प्रपोजल इज मेड signifies his assent on that proposal which is made to him। मतलब जब किसी भी पर्सन को ये कोई भी प्रपोजल दिया जाता है और वो अपना एसेंट उस पर सिग्निफाई कर देता है, उस प्रपोजल को वो मान लेता है, उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है, तो जैसे ही उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है, मीन्स द प्रपोजल बिकम एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड प्रपोजल बिकम प्रॉमिस, तो वो प्रपोजल जो है प्रॉमिस बन जाता है। अब हम समझते हैं कि तो फिर हम कह सकते हैं ना कि एग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन भी कह सकते हैं, फिर ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस कह दें, एक्सेप्टेंस के अंदर ही जो है कंसिडरेशन वो सब आ जाएगा। सो अब बात करते हैं इन्फोर्सबिलिटी ऑफ लॉ क्या होती है। तो इन्फोर्सबिलिटी ऑफ लॉ ऐसा कहा जाता है कि कोई भी जो है हम ऐसा एग्रीमेंट क्रिएट करें जिसमें कि लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो, जिसमें कि मतलब ये कहा जा सके कि ये लीगल है, और मतलब जो है इसमें लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो, एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्रिएट होनी चाहिए, तो वो जो है लॉ में इन्फोर्स किया जा सकता है, उसे हम जो है इन्फोर्सबिलिटी ऑफ लॉ कहते हैं। तो अगर इसकी डिफिनेशन जाने तो एन एग्रीमेंट टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट गिव राइज टू लीगल ऑब्लिगेशन विच मीन्स अ ड्यूली इन्फोर्सिबल बाई लॉ। अब बात करते हैं कि अब अगर हम एक कॉन्ट्रैक्ट का एक जो है इक्वेशन बनाए, तो कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एक्सेप्टेंस प्रपोजल एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सबिलिटी ऑफ लॉ। मतलब कि एक्सेप्टेंस प्रपोजल को हम या तो एग्रीमेंट कह दें, तो कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सबिलिटी ऑफ लॉ, मीन्स बेसिकली ये दो एलिमेंट होने कॉन्ट्रैक्ट में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अब इसमें एक एग्जांपल भी दिया गया है, तो मैं आपको ऐसे एक एग्जांपल दे देता हूँ कि जैसे ए ने जो है कहा कि भाई बी से कि क्या तुम मुझे ये कार 10,000 रुपये में दोगे, और बी ने कहा कि ठीक है। तो ए ने ऑफ़र दिया, 10,000 रुपये कंसिडरेशन भी इसमें था, और बी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। जैसे ही बी ने उसे एक्सेप्ट किया, वैसे ही वो प्रॉमिस बन जाता है, और वो जो है वही प्रॉमिस जो है, जब इसमें कंसिडरेशन 10,000 रुपये लग गया था, तो वो जो है प्रॉमिस एक्सेप्टेंस प्लस ये जो मतलब ऑफर और एक्सेप्टेंस प्रॉमिस बन गया, और प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन जो है एग्रीमेंट बन जाता है। और एग्रीमेंट और ये जो है अगर लीगली नहीं इन्फोर्सेबल हो जाएगा, तो ये जो है क्योंकि इसमें ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रहा है, इस वजह से ये लीगली इन्फोर्सेबल हो जाएगा, क्योंकि भाई 10,000 रुपये तो ए को देने पड़ेंगे और बी को अपनी कार देनी पड़ेगी, तो इसमें ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गया और ये लीगली इन्फोर्सेबल हुई है, तो यही जो है कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अब हम जानते हैं कि बेसिकली क्या डिफरेंस होता है एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में। तो एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले मीनिंग का डिफरेंस होता है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया हुआ है कि एग्रीमेंट होता क्या है, तो एग्रीमेंट में मैंने बताया है कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, या फिर कह सकते हैं ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस एग्रीमेंट हो जाता है। मतलब ऐसा प्रॉमिस या ऐसा सेट ऑफ प्रॉमिस जो कंसिडरेशन फॉर्म करे एक दूसरे के लिए, उसे हम एग्रीमेंट कहते हैं। और दूसरी तरफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके का एग्रीमेंट ही होता है, लेकिन वो लॉ से इन्फोर्सिएबल होता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो एग्रीमेंट होता है ये कोई ज़रूरी नहीं कि वो लॉ से इन्फोर्सिएबल हो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को लॉ से लीगली इन्फोर्सिएबल होना ज़रूरी है। अब स्कोप की बात करते हैं, तो जो एग्रीमेंट होता है वो बड़ा होता है, क्योंकि इसमें जो है कॉन्ट्रैक्ट भी इंक्लूड होते हैं और एक जो है सोशल एग्रीमेंट भी इंक्लूड होता है। जैसे कि कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई एग्रीमेंट लीगली इन्फोर्सिएबल हो, और अगर वो लीगली इन्फोर्सिएबल हो गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, और नहीं लीगली इन्फोर्सिएबल बन गया तो वो सोशल एग्रीमेंट हो जाता है। तो इसकी वजह से ये वाइडर है। और जब हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, तो इसमें एक ही होता है, जो कि ये है कि उसको लीगली इन्फोर्सिएबल होना ज़रूरी होता है। अब आप इसमें देखिए कि इट इज़ यूज्ड इन द नैरो सेंस विद द स्पेसिफिकेशन दैट कॉन्ट्रैक्ट इज़ ओनली लीगली इन्फोर्सिएबल एग्रीमेंट। अब अगर हम लीगल ऑब्लिगेशन की बात करें, तो जो है एग्रीमेंट में कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करें या किसी को राइट दें, लेकिन
अगर जब हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो उसमें दोनों पार्टी की राइट एंड ड्यूटीज़ होती है और उसमें लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होता है। तो एक ये भी डिफरेंस हो गया। अगर हम उसमें जो लैंग्वेज में पढ़े जैसे मॉड्यूल में दिया गया है, तो इट मे नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन एंड एग्रीमेंट डज नॉट ऑलवेज ग्रांट राइट टू द पार्टी। और वहीं जगह अगर कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो नेसेसरी क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज ग्रांट सर्टेन राइट टू द एवरी पार्टी। अब हम बात करते हैं फोर्थ डिफरेंस की, वो है नेचर को लेकर के। तो हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, लेकिन जो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो एग्रीमेंट होते हैं। इस बात को ध्यान में रखना ज़रूरी है कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो तो एग्रीमेंट होगा ही, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के लिए दो एसेंशियल एलिमेंट होने ज़रूरी हैं। पहला तो एग्रीमेंट ही है और दूसरा है इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ। और लेकिन किसी भी एग्रीमेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट होना ज़रूरी नहीं है। तो बेसिकली हम चार डिफरेंस पढ़ चुके हैं, मीनिंग पढ़ चुके हैं, स्कोप पढ़ चुके हैं, लीगल ऑब्लिगेशन पढ़ चुके हैं, नेचर पढ़ चुके हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर 1.2 पर, इसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए क्या क्या चीज़ें इसेंशियल हैं। तो इसको जानने से पहले मैं आपको दो बातें बताना चाहूँगा। पहली बात ये है कि एक तो सेक्शन 10 में दिया गया है कि क्या क्या चीज़ें इसेंशियल होती हैं, लेकिन एक ऐसा है जो कि सेक्शन 10 में नहीं दिया गया है, लेकिन वो भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए ज़रूरी होता है। उसको हमको अंडरस्टूड ही कर लेना पड़ेगा। तो जो पहले दिया गया है मैं पहले उसको बताऊंगा, उसके नाम बताऊंगा, और जो नहीं दिया गया है मैं उसके नाम बताऊंगा। तो आप इस टेबल में देखिए, आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहला आपको दिख रहा होगा कि जो दिया गया है सेक्शन 10 में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। तो पहला है एग्रीमेंट, फ्री कंसेंट, कंपिटेंसी ऑफ द पार्टी, लॉफुल कंसिडरेशन, लीगल ऑब्जेक्ट, एंड लास्ट वन इज इसमें नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वाइड। तो इसमें देखते हैं कि हम 6 इसेंशियल एलिमेंट दिखाए जा रहे हैं, 6 इसेंशियल ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट दिखाए जा रहे हैं। कहने का मतलब है कि एज पर सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बेसिकली 6 इसेंशियल आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। सो ये जो है, जो ये होना ही ज़रूरी है, बिना इसके जो है कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो ही नहीं सकता है। और जो सेक्शन 10 में नहीं दिया गया है लेकिन होना ज़रूरी है, वो कौन कौन से हैं, तो वो 5 ही हैं, जिनका नाम है टू पार्टी। पहला है टू पार्टी, दूसरा है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, तीसरा है फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज़, चौथा है सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, एंड पांचवा है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। तो मैं एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करूँगा। अभी मैंने सिर्फ इनके नाम बताए हैं। तो बेसिकली आप देखेंगे कि ये कुल 11 इसमें दिख रहे हैं, पर होते 10 ही हैं, क्योंकि ये जो लीगल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसिडरेशन है ये दोनों एक में ही आ जाता है, जिसे हम कह सकते हैं लॉफुल कंसिडरेशन एंड लीगल ऑब्जेक्ट। इसको एक में ही हम कंबाइन करके चलते हैं। तो हम इसको एक अगर याद करने के लिए हम कह सकते हैं कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए 10 का दम ज़रूरी होता है, या फिर हम ऐसे अपने मन से ही बना सकते हैं कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए 10 शेरों की ज़रूरत होती है, 10 लॉयन होने ज़रूरी होते हैं। अब इससे हमें याद हो जाएगा कि 10 लॉयन, तो 10 लाइन क्या है, वो हमारे इसेंशियल हैं जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए होते हैं। अब 10 लाइन के नाम हमें याद होने चाहिए, तो मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ कि 10 लाइन के नाम क्या क्या हैं। तो पहला है एग्रीमेंट, दूसरा है फ्री कंसेंट, तीसरा है कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टी, चौथा है लॉफुल कंसिडरेशन, पांचवा है लीगल ऑब्जेक्ट, छठवा है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वाइड, सातवां है टू पार्टी, आठवां है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, नौवां है फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज़, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। ऐसे करके ये आपके 10 लाइन है, 10 शेर हैं जो कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए ज़रूरी होते हैं। बिना इसके कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं हो सकता है। अच्छा, अब सेक्शन 10 को याद करने के लिए मॉड्यूल में एक बहुत अच्छी 2 लाइन दी गई है। अगर आप उसे पढ़ लेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा कि सेक्शन 10 में होता क्या है। तो इन द जस्ट इस टेबल के नीचे देखिए, इन द टर्म ऑफ सेक्शन 10 ऑफ द एक्ट, ऑल एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाई फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टी, एक हो गया। कंपिटेंस टू द कॉन्ट्रैक्ट, दो हो गया। फॉर लॉफुल कंसिडरेशन एंड विथ लॉफुल ऑब्जेक्ट, ये आपके 3 हो गए। एंड नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वाइड, ये आपके 4 हुए। तो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो गई। अगर आप ये यही 2 लाइन याद कर लेते हैं या फिर अपने माइंड में इसको जो है रख लेते हैं परमानेंटली,
तो आपको याद हो जाएगा कि सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या इसेंशियल एलिमेंट दिए गए हैं। तो हम इसको कह सकते हैं कि ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाई फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टी and competent to the contract for lawful consideration with lawful object and not expressly declared to be void। अब हम चलिए फिर अब इसको जो है एलोबरेट करके पढ़ते हैं, एक्सप्लेन करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम किसको एक्सप्लेन करेंगे, जो कि सेक्शन 10 में नहीं दिया गया है पर वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए ज़रूरी है। तो पहला है टू पार्टी। तो टू पार्टी एक इसेंशियल है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए। तो अरे भाई सिंपली बात है कि दो पार्टी से कम जो है कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि एक व्यक्ति खुद से कॉन्ट्रैक्ट तो कर ही नहीं सकता है, इसलिए दो व्यक्ति होने ज़रूरी हैं। टू पर्सन और रिक्वायर्ड फॉर क्रिएटिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, विदाउट टू पर्सन देयर इज़ नो फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, हम कह सकते हैं। तो मिनिमम दो पर्सन तो होने ही चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए, इसलिए हमें इसेंशियल एलिमेंट बताया गया है। अच्छा, इसमें एक केस लॉ भी है जिसमें बताया जाता है कि इस केस लॉ है कि मतलब स्टेट ऑफ गुजरात और रामलाल एंड कंपनी का एक केस है कि जो है मतलब जो गुजरात है, मतलब जो है गुजरात स्टेट है, वहाँ की सरकार से और एक रामलाल एंड सन्स की कंपनी थी, उससे जो है मतलब ये पार्टनरशिप की कंपनी थी उसमें, और उसमें जो है क्या हुआ डिस्प्यूट उसके बारे में थोड़ा बताया गया है। तो हम जान लेते हैं कि जो रामलाल एंड कंपनी थी वो जो है एक तरीके की पार्टनरशिप थी, उसका नाम को लिखा हुआ है लेकिन वो पार्टनरशिप थी। और इस पार्टनरशिप फॉर्म में क्या बताया गया था कि जो मतलब दो पार्टनर होते हैं वो डिसोल्यूशन पर अपनी एसेट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आपस में, लेकिन उसी में जो है क्या होता है कि गुजरात की स्टेट के जो मतलब इनकम टैक्स वाले लोग होते हैं वो पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि आप लोग ये जो सेल कर रहे हैं इसको जो है इस पे हम इनकम टैक्स लगाएंगे। लेकिन वो लोग तो एक्चुअल में सेल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए दो पार्टी का होना ज़रूरी है, और वहाँ वो दोनों जो है पार्टनर हैं, इसलिए वो सिंगल ही पार्टी हैं क्योंकि उनके अंदर म्यूचुअल कंसिडरेशन है। तो हम कह सकते हैं कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, वो लोग म्यूचुअली वर्क करते हैं। तो वो कहाँ से जो है मतलब दो पार्टी तो हुए ही नहीं, और दूसरी बात वो सेल नहीं कर रहे हैं, वो आपस में जो उनकी खुद की एसेट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इसलिए जो है इनकम टैक्स वो नहीं जमा करेंगे। तो यहाँ पर इसमें ये बताया गया है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए दो पार्टी का होना ज़रूरी होता है। अब नेक्स्ट हमारा है कि पार्टी मस्ट बी इंटेंट टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। कहने का मतलब ये है कि जो पार्टी जो है कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के लिए आएगी उसमें कम से कम लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ वो सोशल बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और सोशल बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट लॉ में इन्फोर्स नहीं किए जाते हैं। तो अगर हमें किसी भी एविडेंस की ज़रूरत होगी बाद में, अगर हमें स्यू करना होगा कोर्ट में, तो इसमें ये ज़रूरी होता है कि वो लीगल ऑब्लिगेशन हो। जैसे एक एग्जांपल इसमें एक केस लॉ है बाल्फर वर्सेस बाल्फर। तो बाल्फर वर्सेस बाल्फर में क्या है कि एक बाल्फर रहते हैं और एक मिसेस बाल्फर रहती हैं। तो बाल्फर और मिसेस बाल्फर जो है मतलब ये दोनों घूमने कहीं गए रहते हैं, मान लो फॉरेन गए हैं। तो क्या होता है कि घूमते घूमते मान लो अचानक मिस बाल्फर की तबीयत ख़राब हो जाती है, तो और मिस बार्बर को हॉस्पिटल में ले जाना पड़ता है। मैं एक लेमैन लैंग्वेज में इस केस लॉ को इसलिए समझा रहा हूँ जिसकी वजह से आपको ये याद रहे, तो आप ऐसे इसको समझिए। तो जैसे ही वो फॉरेन के हॉस्पिटल में वो जाती हैं तो डॉक्टर कहते हैं भाई इनको जो है कुछ दिन लगेंगे ठीक होने के लिए, आप इनको तुरंत डिस्चार्ज नहीं करा सकते हैं। तो मिस्टर बार्बर कहते हैं ठीक है भाई, कोई बात नहीं, ये ठीक हो जाए, मैं कुछ दिन ही इनको हॉस्पिटल में रुकता हूँ। लेकिन अचानक उनकी कंट्री से उनकी कंपनी उनको कॉल करती है और कहती है कि आप इमरजेंसी में आप आ जाइए कंट्री में, क्योंकि जो है कंपनी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है, तो आप आ जाइए। तो इसकी वजह से उन्हें फॉरेन से अपनी कंट्री जाना होता है। तो मिस बाल्फर कहती हैं कि आप मुझे जो है टाइम टाइम पर जो पैसा है उसको सेंड करते रहिएगा। अब वो वहाँ गए और कुछ समय बाद कुछ समय तक तो सेंड करते रहे पैसा अपनी कंट्री से, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने पैसा सेंड करना बंद कर दिया, पैसे को भेजना ही बंद कर दिया, या फिर उनके हिसाब से जो मतलब जो भी करेंसी थी उसको भेजना ही बंद कर दिया। तो अब क्या होता है कि मिसिस वाल्फर जो है
सू कर देती हैं कोर्ट में कि ये तो मुझसे कहे थे और मुझे दे नहीं रहे, लेकिन वो हार जाती हैं। क्यों हार जाती हैं? क्योंकि ये जो है एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि इसमें कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हुआ ही नहीं है, कोई लीगल इंटेंशन क्रिएट ही नहीं हुआ है। तो ये जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट लॉ में इन्फोर्स नहीं किया जाएगा। अब यही अगर मिसेस वाल्पर थोड़ा सा चालाकी की होती, इसको वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट बनाती, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराती, तो हो सकता था कि उन्हें जो है पैसे मिलते और वो जीत जाती ये केस। तो इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट में ये होना ज़रूरी है कि पार्टी मस्ट बी इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप या फिर लीगल ऑब्लिगेशन। लीगल रिलेशन बनाना, लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब हम बात करते हैं अदर फॉर्मेलिटीज़ टू कंप्लाइड इन सर्टेन केसेस। इसमें कहने का मतलब ये है कि कुछ केसेस में जो है अदर फॉर्मेलिटी क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा, वो मान्य नहीं होगा। तो वो कौन सा है? जैसे कि कुछ केसेस में जो है हमें रिटेन में होना ज़रूरी होता है कॉन्ट्रैक्ट। जैसे अगर हम बात करें किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में, तो ये कॉन्ट्रैक्ट रिटेन में होना बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ ये कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट ही नहीं होगा अगर वो सिर्फ बाई वर्ड ही करेंगे तो इसमें जो है कॉन्फ्लिक्ट बाद में क्रिएट हो जाएगा और उसमें जो है मतलब वो केस हार जाएगा, जबकि बेचारा वो केस हारने के लिए नहीं था। ऐसे ही बात करते हैं कि जो है सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग क्या होती है। तो सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग में बताया गया है कि कोई भी एग्रीमेंट जो है या फिर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट सर्टेन होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए। जैसे कि कुछ भी कह दिया और वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो जाएगा, एक निश्चित चीज़ ही कॉन्ट्रैक्ट में आ सकती है। जैसे अगर हम कह दें कि ए कंपनी जो है बी कंपनी को ऑयल देगी, इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो ये सर्टेन नहीं है, क्योंकि कौन सा ऑयल देगी और कितना ऑयल देगी ये तो बताया ही नहीं गया है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। उसमें कौन सा ऑयल है और वो कितना ऑयल देगी ये सर्टेन होना, ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखना ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये कॉन्ट्रैक्ट मान्य नहीं होगा, ये वेग नहीं होनी चाहिए। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, तो कहने का मतलब है कि आप ऐसा एग्रीमेंट बनाइए, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाइए जो कि जो है फॉर्म हो जाए, अदरवाइज़ वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है। क्यों? जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि आइए मुझसे एग्रीमेंट बनवा लीजिए, मैं आपको जादू करके जो है एक 1 लाख तोले सोने दे दूँगा। तो क्या ये पॉसिबिलिटी है इसको परफॉर्म करने की? कोई जादू से 1 लाख तोले सोने जो है निकाल के दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। तो इसमें ये बताया गया है कि जो भी एग्रीमेंट आप करिए वो जो है पॉसिबल हो इस अर्थ पर, इस धरती पर पॉसिबल हो, अदरवाइज़ वो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं हो सकता है। वो एग्रीमेंट वो कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता है, आप उसको ऐसे रखे रहिए। क्योंकि ये जो है, अब बताइए कोई कह दे कि आप मुझे 1 लाख रुपए दे, तो मैं जो है तारे तोड़ करके लेकर के चला आऊँगा। अब ऐसा एग्रीमेंट बना लें तो क्या वो जो है परफॉर्मेंस कर पाएगा? कभी भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि क्या कोई तारे तोड़ कर ला सकता है? इसका तो जो है ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है, तो ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएंगे। तो ये होना भी बहुत ज़रूरी है कि जो भी हम एग्रीमेंट बनाएं वो पॉसिबल हो, कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए पॉसिबल हो, अदरवाइज़ वो कॉन्ट्रैक्ट मान्य नहीं होंगे, वो एग्रीमेंट मान्य नहीं होंगे। अब बात हम करते हैं, तो ये मैंने 5 चीज़ें आपको बता दी हैं जो कि सेक्शन 10 में नहीं दिया गया है। और अगर आप देखिए इसमें 10 का दम बताया गया है, मैंने जो 10 का दम आपसे डिस्कस किया था, ध्यान से देखिए, एक सेकेंड, ये हाँ, ये देखिए 10 का दम जो मैंने बताया था, तो वो इस जो है सर्कल में 10 चीज़ें बताई गई हैं। जैसे कि आप यहाँ से शुरू करिए, प्री कंसेंट हो गया, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हो गया, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप हो गया, लॉफुल कंसिडरेशन, कैपेसिटी ऑफ पार्टी, लीगल फॉर्मेलिटीज नॉट डिक्लेयर टू बी वाइड, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, लॉफुल ऑब्जेक्ट। ये 10 चीज़ें हैं। अब सेक्शन 10 में क्या क्या जो है इसेंशियल दिया गया, तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ऑफ एन एग्रीमेंट। तो कहने का मतलब है कि किसी भी एग्रीमेंट को फॉर्म करने के लिए ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का होना ज़रूरी है, अदरवाइज एग्रीमेंट नहीं फॉर्म होगा, और जब एग्रीमेंट नहीं फॉर्म होगा तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं फॉर्म होगा। उसके बाद दूसरा आता है प्री कंसेंट।
तो कहा जाता है कि फ्री कंसेंट का क्या मतलब है, तो इसमें बताया गया कि भाई अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आपको फॉर्म करना है तो वो जो है कॉन्ट्रैक्ट फ्री कंसेंट होना चाहिए। मतलब किसी के दबाव में वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं फॉर्म होना चाहिए, किसी के डराने से वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं फॉर्म होना चाहिए, अदरवाइज ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल हो जाएंगे। जैसे कि मैंने किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर दिया और उसके जो है सिर पर बंदूक लगा करके कि चल चल तू कॉन्ट्रैक्ट बना, कि मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं तुझे 10 लाख रुपए दे दूँगा। अब भाई 10 लाख रुपए दे दोगे और उसके जो है मतलब या फिर चल कॉन्ट्रैक्ट बना कि तेरे मरने के बाद तेरी पूरी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी या फिर तेरी प्रॉपर्टी अभी मेरी हो जाएगी। तो ऐसा डरा डरा करके आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते हैं। एक समय आप उससे कॉन्ट्रैक्ट बना लेंगे, लेकिन अगर पता लगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है डरा धमका करके या किसी भी तरीके से माइंड में इन्फ्लुएंस करके किसी तरीके से उसको इन्फ्लुएंस किया गया, मोटिवेट किया गया कि ऐसा कर, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं होगा। वो वहाँ पर फ्री कंसेंट होना ज़रूरी होता है। जो पार्टी होती हैं दोनों, दोनों के अंदर फ्री कंसेंट हो, वो सेम थिंग को वो समझे, वो समझदार होने चाहिए, अपने मन से वो काम करें, अदरवाइज़ वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। और इसमें जो है ये कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट भी नहीं होगा और जो ऐसा करेगा उसको सज़ा भी हो सकती है। तो अच्छा, कौन कौन सी चीज़ें फ्री कंसेंट नहीं क्रिएट करती हैं, वो है जैसे कि कोरिजन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। और इन पांचों चीज़ों के बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जैसा मैंने एक एग्जांपल दिया है आपको, उतना ध्यान में रखिए, फिर आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब आता है कैपेसिटी ऑफ पार्टी। इसमें बताया गया है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के लिए पार्टी की कैपेसिटी भी होना ज़रूरी है। बिना कैपेसिटी के चले आप कॉन्ट्रैक्ट आप फॉर्म कर लें और उसको निभा ही ना पाएँ, क्योंकि आपकी कैपेसिटी ही नहीं है। तो आप ये मत सोचिए कैपेसिटी का मतलब पैसे और रुपए ऐसे है, वो बात अलग की है। इसमें कैपेसिटी से 3 चीज़ें रिलेटेड हैं। एक तो जो पर्सन जो है कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर रहा है, एग्रीमेंट क्रिएट कर रहा है, वो मेजर होना चाहिए। कहने का मतलब है कि वो 18 ईयर से बड़ा होना चाहिए, वो माइनर नहीं होना चाहिए। कोई भी माइनर कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं कर सकता है। एक हो गया, एक कैपेसिटी हो गई उस पर्सन की। दूसरी कैपेसिटी होती है कि वो साउंड माइंड का होना चाहिए। साउंड माइंड का होना चाहिए मतलब वो पागल ना हो, ल्यूनेटिक ना हो, वो ड्रिंक ना किया हो। ये सारी चीज़ें उस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। आप किसी भी पागल से कॉन्ट्रैक्ट बना लेंगे ना, तो मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट मान ही नहीं होगा, क्योंकि वो अनसाउंड माइंड का है। तो साउंड माइंड होना ज़रूरी होता है। और लास्ट होता है कि वो नॉट डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाई लॉ। ऐसा कोई ना हो जिससे कि आप कॉन्ट्रैक्ट कर ही ना सके, वो डिसक्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग हो। तो ये 3 चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा पर्सन है जो डिसक्वालीफाइड है कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने के लिए। तो जैसे एलियन इनमी। अब अगर हम चाहें कि पाकिस्तान, एलियन इनमी मतलब दुश्मन होता है, और इसमें एलियन इनमी मतलब बताया गया है कि जो दूसरे देश जो दुश्मन है उनसे आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अभी इंडिया और पाकिस्तान मान लीजिए एक वार है और चल रही है, और एक तरफ आप लगे हुए हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए वहाँ से, तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा। ये आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है लॉ में इन्फोर्स ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो हमारे एलियन इनमी हैं और हम उनसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही आप प्रेसिडेंट से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, वो इनमी नहीं है प्रेसिडेंट, लेकिन एक दायरा होता है, आप उनसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं क्रिएट कर सकते हैं। फॉरेन सॉवरेन से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, और जो है किसी भी एम्बेसडर वगैरह से भी जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद फोर्थ आता है कि कंसीडरेशन। तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट करने के लिए कंसीडरेशन बहुत ज़रूरी होता है। इसका एक अलग यूनिट भी है, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम अभी कंसीडरेशन के लिए इतना समझ लेते हैं कि अगर हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं तो आपको हमारे लिए भी कुछ करना होगा। जैसे कि कंसीडरेशन होता है कि मैं अगर आपको कार दे रहा हूँ, तो यहाँ कार मैं आपको दे रहा हूँ, तो इसके बदले में आप मुझे कुछ पैसे देंगे। अब वो पैसे क्या हो सकते हैं, मान लीजिए 20,000 रुपये देंगे। तो 20,000 रुपये, अब ये कार और 20,000 रुपये इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसीडरेशन हो गए, मतलब कुछ पाने के लिए कुछ देना। ये हो गया आपका कंसीडरेशन, और इसको लैटिन वर्ड में कहते हैं क्विड प्रो क्यो, दैट इज समथिंग इन रिटर्न, मतलब कुछ जो है बदले में चाहिए। अब कंसीडरेशन जो है ये नहीं ज़रूरी होता कि एडुकेटिव, लेकिन होना ज़रूरी है। और लास्ट इसमें सेकंड लास्ट है लॉफुल कंसीडरेशन एंड ऑब्जेक्ट।
मतलब कि जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर रहे हैं उसमें जो कंसीडरेशन है वो लॉफुल होना चाहिए, मतलब आप किसी भी गलत काम के लिए कंसीडरेशन ना दे रहे हों, और ऑब्जेक्ट जो हो, जो कि जैसे कार है यहाँ पर, वो भी लॉफुल होना चाहिए, अदरवाइज़ ये जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं क्रिएट हो पाएगा। और एक लास्ट है कि नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वाइड। इसमें क्या है कि आप ऐसा कोई भी एग्रीमेंट नहीं बना सकते हैं जो कि एक्सप्रेसली वाइड क्रिएट कर दिया गया हो, पहले से ही बता दिया होगा कि भाई ये वाइड है। जैसे कि आप किसी को मारने के लिए पैसे दे रहे हो, तो ये ऐसा वैसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते हैं आप, क्योंकि ये सभी इलीगल है। तो ये एक्सप्रेस डिपोजिट इस नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वाइड भी है। जैसे कि या फिर आप कह सकते हैं किसी भी पब्लिक ऑफिस में जा कर के वहाँ पैसे दे रहे हो, घूस वूस दे रहे हो, तो ये सब भी जो है कि जो है वाइड होता है। अब बात आती है टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। तो टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली 3 बेसिस होते हैं टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। एक होता है वैलिडिटी और इन्फोर्सिबिलिटी, और दूसरा होता है फॉर्मेशन, तीसरा होता है परफॉर्मेंस। तो वैलिडिटी और इन्फोर्सिबिलिटी के बेसिस पर हमारे पास जो है 5 प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। पहला है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वाइड कॉन्ट्रैक्ट, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल एग्रीमेंट, अनइन्फोर्सिबल एग्रीमेंट। ऐसे ही ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन पे है आपका एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट। और ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस पे अगर हम बात करते हैं तो इसमें है एक्सिक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट और एक्सिक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। और जो एक्सिक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है वो 2 टाइप का है, उसमें है यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट और बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी और इन्फोर्सिबिलिटी की बात करते हैं, तो उसमें जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या होता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अगर हम जानेंगे तो उसमें ये बताया गया है कि कोई भी एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्स मतलब लीगली इन्फोर्सिएबल हो, और उसमें जो मैंने 10 के दम आपको बताए हैं वो होना ज़रूरी होता है। अगर वो 10 के दम हैं और किसी भी वैलिड एग्रीमेंट में, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा। ये जो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का डिफिनीशन है। और वाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वाइड कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जो कि मतलब कॉन्ट्रैक्ट विच सीज टू बी इन्फोर्सिएबल बाय लॉ बिकम वाइड। मतलब वो किसी भी कारणवश कॉन्ट्रैक्ट ना बन पाए, उसे हम वाइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, उसे हम वाइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि सीज टू बी इन्फोर्सिएबल बाय लॉ है, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वाइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जो कि लॉ में इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है। जैसे कि मैंने ए से एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि मैं आपको इतने जो है गेहूँ इस डेट को दे दूँगा, और बी ने कहा कि मैं तुम्हें इतने पैसे दे दूँगा। अब मुझे ये गेहूँ देने के पहले ही मेरे गोडाउन में आग लग गई, तो ये ऐसा कुछ हो गया मतलब मेरे गोडाउन में, जिसकी वजह से मैं ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर सकता हूँ। तो ये वाइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। मतलब किसी भी रुकावट की वजह से कॉन्ट्रैक्ट को रुक जाना, ये जो है एक वाइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अब या फिर ये कह सकते हैं कि यक्स एग्री था कि बुक राइट करके उसे पब्लिश करने के लिए बी वाई के लिए, लेकिन यक्स मर जाता है एक्सीडेंट में, तो अब बेचारा कैसे अपनी कॉन्ट्रैक्ट को जो है निभा सकता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका वाइड हो जाएगा। तो हमें लगता है कि आपको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और वाइड कॉन्ट्रैक्ट दोनों समझ में आ चुके हैं। अब आता है वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में बताया गया है कि इसमें जो है, पहले अगर एक लीगल डिफिनीशन की बात करें तो उसमें लिखा हुआ है कि एन एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सिएबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टी देयर टू बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर। कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसा एग्रीमेंट जो कि दो पार्टी है, जिसमें एक पार्टी तो कह रही है कि मेरे ऑप्शन से ये जो है इन्फोर्सिएबल है, लेकिन दूसरी पार्टी के ऑप्शन से ये जो है ऑप्शन में है कि वो जो है इसको इन्फोर्स नहीं करना चाह रही है। जैसे कि इसमें वही मैंने जो बताए थे वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से होते हैं, तो कोरिजन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। जैसे कि अब इसमें एक एग्जांपल दें तो मैंने बताया था ना कि किसी के सिर पर बंदूक रख के कोई कॉन्ट्रैक्ट करना, तो तुम तो बंदूक रख के तुम तो कह रहे हो कि मेरी तरफ से है भाई ये कॉन्ट्रैक्ट मान लो, लेकिन जिसके सिर पे तुम बंदूक रखे हो उसके पास ऑप्शन है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को माने या फिर कॉन्ट्रैक्ट को ना माने, क्योंकि आप उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं। तो ये हो गया वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब एक डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है कि वाइड और वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या है। तो वाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, मैंने बताया कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो जो सीज टू बी इन्फोर्सिएबल हो, उसे वाइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में मैंने बताया है कि जिसमें एक पार्टी के ऑप्शन पर तो कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, लेकिन दूसरी पार्टी के ऑप्शन पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है।
या फिर बन भी सकता है, उसे हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अच्छा, इन्फोर्सबिलिटी की बात करें तो वाइड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स एट ऑल, मतलब कि मतलब वाइड कॉन्ट्रैक्ट जो है किसी भी तरीके से इन्फोर्स ही नहीं हो सकता, क्योंकि वो परफॉर्म ही नहीं हो पाता है किसी भी कारणवश। और उसी जगह इन्फोर्सिएबल की बात करें तो वो जो है जो मतलब एग्री पार्टी है उसके ऑप्शन पर इन्फोर्स किया जा सकता है। उसके बाद कॉज की बात करें तो क्यों होता है, मतलब क्या रीज़न हो सकते हैं जो कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वाइड बन जाता है, और क्या रीज़न होते हैं कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल बन जाता है। तो पहला रीज़न अगर हम बात करें कि वाइड कॉन्ट्रैक्ट या जैसे कोई लॉ में चेंजेस आ गया, तो जिसकी वजह से कोई अपना कॉन्ट्रैक्ट नहीं परफॉर्म कर सका, तो ये जो है लॉ की चेंजेस की वजह से हो सकता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो गया हो। या फिर कोई भी सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी आ गई जिसका मैंने सोचा ही नहीं था, जिसका वो कॉन्ट्रैक्ट वालों ने सोचा भी नहीं था, और वो हो गया जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट रुक गया। और उसी जगह अगर हम वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो इसमें बताया गया है कि ए कॉन्ट्रैक्ट बिकम अ वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इफ़ द कंसेंट ऑफ द पार्टी वॉज नॉट फ्री, क्योंकि अगर जब कंसेंट ही नहीं, उसमें ये मेन रीज़न यही है कि जो दोनों पार्टी हैं उनके दोनों बीच में जो सामंजस्य है, जो कंसेंट है, वो फ्री ही नहीं है, ज़बरदस्ती का है। इसकी वजह से जो है वो नहीं बन पाएगा। अब परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो ए वाइड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी परफॉर्म। अरे भाई, जब वो मर गया, एक एग्जांपल मैंने दिया था, तो वो कैसे परफॉर्म करेगा, ये तो परफॉर्म हो ही नहीं सकता। लेकिन वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो सकता है कब, जब रिजनेबल टाइम के अंदर जो एग्री पार्टी है वो मना नहीं कर देगी, उसके बाद वो जो है उसको परफॉर्म करना ज़रूरी हो जाता है, या फिर वो अपने ऑप्शन पे परफॉर्म भी कर सकती है। अब राइट की बात करते हैं तो वाइड कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट ग्रांट एनी लीगल रेमेडी टू एनी पार्टी। किसी भी पार्टी को वाइड कॉन्ट्रैक्ट में जो है कोई भी राइट नहीं होता है, क्योंकि वो समाप्त हो चुका है कॉन्ट्रैक्ट किसी भी सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी की वजह से। अगर हम बात करते हैं कि वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या राइट होते हैं, तो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में बताया गया है कि हाँ भाई राइट होते हैं, क्योंकि देखिए राइट क्या क्या है, द पार्टी हुज कंसेंट वाज नॉट फ्री हैज़ राइट टू रिसीव द कॉन्ट्रैक्ट। पहला राइट होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दे, जो कि जो पार्टी का कंसेंट फ्री नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट माने ही ना। लेकिन कब तक तोड़ सकता है, विद इन रीजनेबल टाइम। रीजनेबल टाइम के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ नहीं सकता, फिर उसे परफॉर्म ही करना होगा। इसलिए अगर आपका कंसेंट नहीं फ्री है तो आप उसे एक रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दें, मतलब ना माने। और या फिर इफ़ सो रिसेंट इट बिकम वाइड, जैसे ही आप उसे तोड़ेंगे वो वाइड बन जाएगा वाइडेबल से। एंड इफ़ इट इज़ नॉट रिसेंटेड इट बिकम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, और अगर आपने उसे नहीं तोड़ा तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट था आपका वो वैलिड मान्य हो जाएगा और लीगली इन्फोर्सिबल हो जाएगा। अब चौथा आता है इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट, वो होता है जो कि लॉ में फॉरबिड किया गया हो, जिसे मान्य ही ना किया गया हो, जिसे गलत ठहराया गया हो लॉ में, उसे इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे अगर आप किसी का मर्डर करने के लिए किसी से कॉन्ट्रैक्ट बनवा रहे हैं, थर्ड पार्टी से कह रहे हैं आपको मैं इतना पैसा दे दूंगा, आप मेरे लिए इतना काम कर दीजिए, तो इसको मार दीजिए। तो आप कह रहे हैं भाई कि इसमें तो मैं पैसा भी दे रहा हूँ, कंसिडरेशन भी है, एग्रीमेंट भी क्रिएट कर रहा हूँ, लेकिन भैया याद हो तो 10 के दम में हमने आपको बताया था कि लीगल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसिडरेशन होना ज़रूरी है। और जो यही लीगल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसिडरेशन इसमें नहीं है, इसी वजह से ही इलीगल हो जाता है। तो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट जो है कैसा कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो कि लॉ में फॉरबिड हो, जिसका कोई मान्यता प्राप्त ना हो, जो कि लॉ में गलत माना जाता हो, और उसे इलीगल एग्रीमेंट या फिर इलीगल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, और उसे हम नहीं बना सकते। और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, वाइड एब इनिशियो, शुरू से ही वाइड होते हैं, मतलब आप इसके बारे में सोचिए ही मत, शुरू से वाइड है। अब बात आती है कि वाइड एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट में डिफरेंस क्या होता है। तो अगर स्कोप की बात करें तो वाइड एग्रीमेंट इज़ नॉट नेसेसरी इलीगल, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वाइड एग्रीमेंट इलीगल हो, लेकिन जो इलीगल एग्रीमेंट होता है वो ऑलवेज वाइड हो जाता है। दूसरा नेचर की बात करें तो नेचर में नॉट फॉरबिडन अंडर लॉ, मतलब वाइड एग्रीमेंट जो है फॉर लॉ के थ्रू फॉरबिडन नहीं रहता है, लेकिन जो इलीगल एग्रीमेंट है वो लॉ के थ्रू फॉरबिडन होता है। पनिशमेंट की बात करें तो वाइड एग्रीमेंट में कोई भी ज़रूरी नहीं है कि किसी को पनिशमेंट दिया जाए, लेकिन इलीगल एग्रीमेंट में ना पनिशमेंट मिलेगा, जेल वेल जाना पड़ेगा, क्योंकि भाई आपने इलीगल एक्टिविटी की है। अब बात करते हैं कोलेटरल एग्रीमेंट। कोलेटरल एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि किसी भी एग्रीमेंट के साथ जो दूसरा एग्रीमेंट किया गया हो उसी से रिलेटेड, उसे हम कोलेटरल एग्रीमेंट कहते हैं।
जैसे होता नहीं है कि भाई मैं आपके साथ ये एग्रीमेंट कर रहा हूँ तो आप ये भी एग्रीमेंट कर दो। तो ऐसा एग्रीमेंट कोलेटरल एग्रीमेंट होता है। तो जो वाइड एग्रीमेंट के साथ कोलेटरल एग्रीमेंट होता है वो ज़रूरी नहीं है कि वो भी वाइड हो जाए, मतलब दूसरा वाला भी एग्रीमेंट वाइड हो जाए। लेकिन जो इलीगल एग्रीमेंट के साथ होता है ना, छोटवा वाला एग्रीमेंट, वो ज़रूरी है कि वो जो है वाइड हो जाए। इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये आपका बेसिक डिफरेंस हो जाता है। अब बात करते हैं अनइन्फोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट की। तो अनइन्फोर्सिएबल ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट तो टेक्निकली सही होता है, मतलब सॉरी, वो कॉन्ट्रैक्ट तो मतलब उसका जो सब्सटेंस होता है, जो भी उसका नेचर है, वो सब कुछ सही है, लेकिन कुछ टेक्निकल डिफेक्ट के कारण वो जो है अनइन्फोर्सिएबल हो जाता है, मतलब लॉ उसे मानने के लिए तैयार नहीं होती। जैसे कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर हम राइटिंग में थे तो आप पता लगा ओरल में करके चले आए, उसको राइटिंग में करना ज़रूरी था, तो वो आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया वो तो सही है, लेकिन भाई ये जब वो पहले से ही इसमें कहा गया है कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो आप बना रहे हो वो राइटिंग में होना चाहिए, तो उसको राइटिंग में ही बना के लाओ ना, नहीं तो अनइन्फोर्सेबल हो जाएगा। ये टेक्निकल डिफेक्ट। या फिर ऐसा कोई हो गया कि जिसमें आप कॉमन सील मारना भूल गए, या फिर मुहर लगाना भूल गए, स्टाम्प लगाना भूल गए, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं जिसकी वजह से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है रुक सकता है। ये सब चीज़ें होते हैं। अब हम बात करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो फॉर्मेशन के बेसिस पे हमने आपको बताया था कि एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होता है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट होता है, ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन सा होता है? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्रेस का मतलब है कि वर्ड के थ्रू आप एक्सप्रेस करिए। अब वो वर्ड के थ्रू चाहे ओरल में एक्सप्रेस कर दीजिए, चाहे रिटन में एक्सप्रेस कर दीजिए। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें वर्ड इन्वॉल्व हो, आप उसे ओरल और रिटन दोनों में कर सकते हैं, उसे हम एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या कहते हैं कि इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू, इम्प्लीकेशन के थ्रू होता है। इम्प्लीकेशन माने इशारे के थ्रू किया जा सकता है, तो इशारा होना ज़रूरी है। ऐसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं जिसमें इशारे के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। जैसे आप चलिए मान लीजिए बस आ रही है, आप खड़े हैं, आप इशारा देकर रोक लिए और रोक करके जा करके बस में बैठ गए। अब कोई रिटन कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी ना हुआ है, लेकिन आप जब उतरने लगेंगे तो आपका ये ऑब्लिगेशन हो जाता है कि आप उसे बस के कंडक्टर को पैसा दें ना, नहीं तो अदरवाइज़ आप ये जो काम कर रहे हैं ये गलत है। तो ऐसा भी कॉन्ट्रैक्ट बन गया, इसमें आप इशारे से रोके थे, बैठ गए, तो समझ लिया गया, अपने अंदर अंडरस्टैंड कर लिया गया कि भाई ये जो है रोक रहा है, बैठेगा तो पैसा भी देगा, ठीक है। अब उसमें कॉन्ट्रैक्ट तो आप बनाने नहीं लगेंगे कि लीजिए फिर लाइए स्टाम्प वगैरह, कॉन्ट्रैक्ट बढ़िया बना करके तब चले बस में बैठे हैं, ऐसा तो हो गया फिर। तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो इशारों के बेसिस पर मान्य है। या फिर आप जैसे एटीएम कार्ड से एटीएम जो है इसमें इंसर्ट करते हैं और पैसा निकालते हैं, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अच्छा, एक चीज़ ध्यान देने वाली बात ये कि इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही टैसिट कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो टैसिट कॉन्ट्रैक्ट मशीन वगैरह के लिए होता है, जिसमें जो है ये भी एक कंडक्ट के थ्रू ही किया जाता है, मतलब इम्प्लीकेशन के थ्रू ही किया जाता है। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ही होता है। जैसे आप एटीएम मशीन वाला जो मैंने एग्जांपल दिया है उसे टैसिट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अच्छा, अब कॉजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉजी कॉन्ट्रैक्ट में कहा जाता है कि ये कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होता है। अब आप सोचेंगे अरे इसका नाम तो है कॉजी कॉन्ट्रैक्ट और आप बता रहे हैं कि इसका वो ये कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होता है। लेकिन भैया कॉजी कॉन्ट्रैक्ट कहने का मतलब है कि इसमें ना तो आपका एक्सेप्टेंस था, ना तो आपका इसमें जो है ऑफर था, कोनो एग्रीमेंटो भी नहीं हुआ है। तो ये जो है मतलब कैसे यार, मतलब कैसे बन गया ये कॉन्ट्रैक्ट? तो इसमें जो है क्या होता है कि इसमें लॉ कहती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट आपको बनाना होगा। इसमें लॉ कहती है कि लॉ की तरफ से ही क्रिएट कर दिया जाता है। इसमें मतलब लॉ इन्फोर्स कर देती है लीगल राइट एंड ऑब्लिगेशन कि आपको ये करना होगा। जैसे कि आप एक एग्जांपल लें, जैसे कि आप गार्डन में बैठे थे और उधर से मतलब कोई, जैसे आप ए हैं और आप गार्डन में बैठे हैं और कोई बी व्यक्ति आया, मान लीजिए एक बी थी, वो लेडी लेडी थी, वो आई और बगल में जो जो लगा था उस पर मतलब वो भी बैठ गई। अब उसमें क्या होता है कि जाते वक्त वो अपना पर्स भूल जाती है। तो आप जब देखते हैं कि भाई वो पर्स भूल गई, तो ये इसमें आपका एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाता है भाई कि आप जब उस पर्स को ले लेंगे तो आप उसे उसके घर पहुंचाइए। ये जो है लॉ कहता है। अब इसमें आपने ना ऑफ़र किया था ना एक्सेप्टेंस किया था, अब आप उसके घर पे पहुंचाएंगे, तो ये जो आपका कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया, इसे जो है हम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। क्योंकि इसमें एक तरीके से कह सकते हैं भाई कि आपका मतलब एक मूल भावना क्या है,
इसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया है। अब बात करते हैं ई कॉन्ट्रैक्ट। ई कॉन्ट्रैक्ट मतलब है कि देखिए पहले के ज़माने में क्या होता था, पेपर पेन लगा करके या फिर कहीं जा करके, क्योंकि हमारे पास टेक्निकल मोड नहीं थे। लेकिन ई कॉन्ट्रैक्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट में जैसे आप इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आप बना लिए ईमेल से, ईमेल भेज भेज करके आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लिए। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू जो आप काम कर रहे हैं, वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसे ई कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब ई कॉन्ट्रैक्ट के 3-4 नाम हैं। पहला नाम तो ई कॉन्ट्रैक्ट हो गया। दूसरा नाम है ED1, मतलब इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज भी हम इसे कह सकते हैं, या फिर EDI भी कह सकते हैं, या फिर साइबर कॉन्ट्रैक्ट, या फिर माउस क्लिक कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं। तो ये जो है आपके कॉन्ट्रैक्ट इतने हो गए। अब एक लास्ट है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस में, इसमें सिर्फ 2 ही हैं, जो कि एक्सिक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है और एक्सिक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है। तो एक्सिक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एक्सिक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि मतलब जिसमें जो पार्टी है वो अपना काम कर चुकी है, उसे हम एक्सिक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। जैसे द कंसिडरेशन इन गिवन कॉन्ट्रैक्ट वुड बी एन एक्ट ऑफ फॉरबियरेंस व्हेन द एक्ट इज डन और एक्सिक्यूटेड और फॉरबियरेंस इज बॉट इनटू रिकॉर्ड, द कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सिक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। कहने का मतलब है कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जैसे उसका काम दोनों पार्टी कर चुकी हैं, उसे एक्सिक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। जैसे मान लीजिए ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था कि भाई या तुम मुझे कार दोगे, मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा। तो वो उसको कार दे देता है और वो उससे जो है रुपए दे देता है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को जो है एक्सिक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कह देंगे, क्योंकि इसमें दोनों पार्टी ने अपना अपना काम परफॉर्म कर दिया है। अब बात करते हैं एक्सिक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट में। तो एक्सिक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट में होता क्या है कि अभी दोनों पार्टी को परफॉर्म करना बाकी है, या फिर एक पार्टी को परफॉर्म करना बाकी है। तो इसमें जिसमें पार्टी को अभी परफॉर्म करना बाकी है, उसे हम एक्सिक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो एक बात आप ध्यान दीजिए, एक्सिक्यूटेड मतलब पास्ट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, TED लगा हुआ है, और एक्सिक्यूटरी जो कि प्रेजेंट या फिर फ्यूचर परफॉर्मेंस को दिखा रहा है कि आप भैया अभी करेंगे ये लोग। तो जैसे कि अब एक्सिक्यूटरी में 2 आ जाता है, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट और बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है भैया कि जिसमें एक पार्टी तो अपना काम परफॉर्म कर दी है लेकिन एक पार्टी अपना काम नहीं परफॉर्म की है। जैसे ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट था कि मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा, तुम मुझे कार दोगे। पता लगा बी ने कार दे दिया, पर अभी भैया ए जो है लटकाए पड़े हैं, 10,000 रुपया नहीं दिए हैं। तो जो बी ने दे दिया, तो वो आपका जो है एक्सिक्यूटेड हो गया, सॉरी वो आपका यूनिलैटरल हो गया, क्योंकि बी ने तो अपना काम परफॉर्म कर दिया, लेकिन ए ने अभी अपना काम नहीं परफॉर्म किया है, 10,000 रुपये अभी नहीं दिए हुए हैं। तो जिसमें एक ही पार्टी ने अपना काम परफॉर्म किया है, उसे यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट में जिसमें दोनों पार्टियाँ अपना काम नहीं परफॉर्म की हैं, उसमें बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। पता लगा कि दोनों पार्टी ने, न तो उसने बी ने उसको कार दिया है अभी, और ना ए ने उसे पैसा दिया हुआ है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो इस वीडियो को क्योंकि ये वीडियो अभी बहुत लेंदी भी हो चुका है, आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं देखिए ये मॉड्यूल से ही आपको बढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ। इसमें जो भी अभी तक मैंने जितनी भी बातें की हुई हैं ना, अपने मन से इवन एग्जाम्पल भी नहीं लिया हुआ है, बस थोड़ा लेमैन लैंग्वेज में इसी मॉड्यूल को पूरा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आप इस मॉड्यूल को अगर एक बार भी देखते हैं, तो ये जान लीजिए कि आपको मेरी कही हुई हर बात इसमें मिलेगी, एक एक बात। मैं इस पूरे मॉड्यूल को एनालिसिस करने के बाद ही आपको पढ़ा रहा हूँ। तो अगले वीडियो में, जो अगला वीडियो होगा वो मेरा बहुत शॉर्ट वीडियो होगा, ये थोड़ा लेंदी हो चुका है, जिसमें मैं इस पूरे यूनिट को ख़त्म कर दूँगा। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे कि मैं भी मोटिवेट होकर के आपके लिए इससे भी अच्छा वीडियो बनाने का प्रयास करूँ। थैंक यू।